वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1950 इसकी यूनिट सेकंड करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है बंगाल, मैसूर, मराठा एंड पंजाब, इसका ये पार्ट सेकंड है। पार्ट वन में मैंने आपको बंगाल और मैसूर के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम मराठा एम्पायर और पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे प्लीज़ फॉलो कर लें, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप ये जो मेरा यूज़र नेम लिखा है इस पे मैसेज मुझे कर सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ा। सो पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ये जो आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप एकलव्य स्नातक 1 करके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 हो चुकी है, यूनिट सेकंड आज आपकी पूरी हो जाएगी और जल्दी ही बची हुई यूनिट्स को भी मैं कवर कर लूंगा। तो मराठा एम्पायर, ये जो आपको जहां तक भी ये जो कलर नजर आ रहा है, ऑरेंज कलर, ये यहाँ तक पूरा मराठा एम्पायर फैल चुका था एक टाइम पे 1759 तक। ठीक है, मराठा एक बहुत बड़ी पावर बन चुकी थी मराठा एम्पायर। हुआ क्या था, द राइज ऑफ मराठास, यानी कि मराठास का जो राइज था वो औरंगजेब के टाइम पे हुआ था, अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी, वीर शिवाजी महाराज के टाइम पे। तो शिवाजी, आप मतलब कह सकते हो कि वो कोरोनेटेड इन 1674। ठीक है, और वो महाराष्ट्र के सॉवरेन रूलर थे, कोई उनके ऊपर नहीं था। उनकी जो डेथ होती है वो 1680 में होती है, और बाद में जो उनके बेटे संभाजी हैं वो आते हैं रूल करने, जो कि 1680 से 1689 तक रहते हैं। तो वीर शिवाजी के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। ठीक है, कि इन्होंने किस तरीके से मराठास को एक किया, और उसके बाद बहुत कुछ किया भाई इन्होंने। सो अब आगे जो संभाजी आते हैं, वो ही वॉज डिफीटेड एंड कैप्चर्ड बाय औरंगजेब। सो उनको बहुत टॉर्चर किया गया और उनको भी मार दिया गया 1689 में। सो फिर उसके बाद जो लीडरशिप है मराठास की, वो आती है राजा राम के पास। ठीक है, जो कि कंटिन्यू मुगल्स के साथ लड़ते हैं 11 साल तक, लगभग 1689 से 1700 तक। अब ये इनकी जब डेथ हो जाती है, ठीक है, अब क्या होता है, द वॉर अगेंस्ट द मुगल्स, ये जो मुगल्स के खिलाफ जो वॉर चल रही है, अब इसको कौन आगे लेके जाता है 1700 से लेके 1707 तक। इनकी जो वाइफ है, या आप कह सकते हो जो इनकी विडो है, विधवा, ताराबाई जी। ठीक है, ये जो है ताराबाई भोसले जी जो हैं, ये राजा राम भोसले जी की वाइफ थी, और ये थर्ड छत्रपति ऑफ मराठा एम्पायर जो थे उनकी वाइफ थी। ठीक है, तो इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है भाई। सो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जब औरंगजेब मर जाता है 1707 में, मुगल्स कोशिश करते हैं, ठीक है, कि मराठास को डिवाइड करें। तो 1707 में जुल्फिकर खान जो कि गवर्नर थे डेक्कन के, उन्होंने क्या करा, जो साहू जी थे जो कि संभाजी के बेटे हैं, मतलब उनको छोड़ दिया। और फिर क्या होता है, एंड लेटर क्लेम द गवर्नमेंट ऑफ द मराठास फ्रॉम ताराबाई। ठीक है, व्हेन साहू वाज रिलीज, जब साहू जी को छोड़ा गया, मुगल्स मतलब वहां पे एक साहू जी और तारा जी के दोनों के फॉलोअर्स के बीच में लड़ाई करवा दी मुगल्स ने, यानी कि आपस में उनको डिवाइड करने की कोशिश। अल्टीमेटली ताराबाई जो थी वो हार जाती हैं, और वो भाई कोल्हापुर वापस चली जाती हैं अपने बेटे शिवाजी सेकंड के साथ। तो जब शिवाजी सेकंड मर जाते हैं, तो उनके जो स्टेप ब्रदर है संभाजी, वो गद्दी पे आ जाते हैं कोल्हापुर की। सो साहू वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द रूलर ऑफ द मराठास। ठीक है, साहू जी को अब यहाँ पे रूलर मान लिया जाता है। ठीक है, गद्दी पे उनको बिठा दिया जाता है सतारा पे, और वो 1707 से 1749 तक रहते हैं। अब आते हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, या जिनको बालाजी बाजीराव भी माना जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं इंडियन हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं इनको। ठीक है, ये मराठा एम्पायर के एक बहुत प्रोमिनेंट मेंबर रह चुके थे। सो 1662 में इनका जन्म हुआ था पुणे के पास, सारस्वत नाम के इलाके में। ओके, और आज का अगर हम देखें तो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र जो आता है, वो मतलब एरिया जो है वहां पे इनका जन्म हुआ था। सो ही सर्व्ड एज द पेशवा, पेशवा की तरह इन्होंने पहले अपनी सर्विस दी एज अ प्राइम मिनिस्टर मराठा एम्पायर में 1713 से लेके 1720 तक। और ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति शाहू, शाहू जी के टाइम पे, द ग्रैंड सन ऑफ द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर शिवाजी, ठीक है, जो कि इनके ग्रैंड सन थे। तो ये इनके बारे में मतलब कुछ बातें आगे अभी और आपको बताऊंगा। ये इनकी फोटो है। तो बालाजी विश्वनाथ जो है, अब इसके आगे कौन आता है,
ठीक है। इनके सन आते हैं बाजीराव फर्स्ट, जो कि कंटिन्यू करते हैं इस लेगेसी को आगे लेके जाते हैं, मराठा एम्पायर को और एक्सपेंड करते हैं। विश्वनाथ जो थे, उन्होंने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। इनकी अचीवमेंट्स आपको बता देते हैं। सबसे पहले है कंसोलिडेशन ऑफ पावर। तो बालाजी विश्वनाथ जी ने बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल दिखाया कंसोलिडेशन में, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने बनाया। और ही ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स यूनाइटिंग वेरियस मराठा चीफ्स। इन्होंने अलग अलग जो सरदार होते थे मराठाओं के, उनको एक करने की कोशिश करी अंडर द पेशवा। और इन्होंने मराठा एम्पायर का एक्सपेंशन किया। इनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स, इनकी मिलिट्री टैक्टिक्स, ठीक है, और जो अलग अलग इनके जो कैंपेन होते थे मिलिट्री वाले, उसमें इनको सक्सेस मिलती थी, ठीक है, लाइक द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा, बुंदेलखंड एंड गुजरात। डिप्लोमेसी की बात करें तो बालाजी विश्वनाथ वो तो स्किल्ड डिप्लोमेट, नेगोशिएटर थे, ये डिप्लोमेट थे, बहुत अच्छी इनकी डिप्लोमेसी स्किल्स बहुत अच्छी थी। बहुत ज़्यादा ट्रीटीज करी इन्होंने अलग अलग रीजनल पावर्स के साथ में, इंक्लूडिंग द मुगल एम्पायर एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और सक्सेसफुली जो उन्होंने मतलब नेगोशिएशन करा द ट्रीटी ऑफ पुरंदर विद मुगल्स, जिससे इनको हेल्प मिली, ठीक है, जो इनकी खोई हुई टेरिटरीज थी मुगल्स की, वो उनको वापस मिल गई। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे इन्होंने, बालाजी विश्वनाथ ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करे, जिससे मराठा एम्पायर को बहुत उनकी फंक्शनिंग वगैरह में हेल्प मिली। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन विच हेल्प टू इंक्रीज द रेवेन्यू। इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन का एक सिस्टम लाए। और ही ऑल्सो अपॉइंटेड कॉम्पोटेंट ऑफिशियल्स, इन्होंने कॉम्पिटेंट ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट किया की पोजिशंस पे, जिससे गवर्नेंस इंप्रूव हो। लेगेसी की बात करें तो बालाजी विश्वनाथ जी की जो लेगेसी है, उसमें यह है कि लगातार आगे वो कंटिन्यू रहती है। बाजीराव फर्स्ट आते हैं, जो कि पेशवा रहते हैं, पेशवा बाजीराव, आपने इनका नाम भी सुना होगा। और विश्वनाथ की फैमिली जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। मुगल आप कह सकते हो कि बहुत डरे हुए रहते थे भाई एक तरफ से, अगर आप देखोगे मराठास से। अब आते हैं बाजीराव फर्स्ट, ठीक है, बाजीराव फर्स्ट के बारे में आप, बाजीराव फर्स्ट, जिनको बाजीराव बल्लाल भी कहा जाता है, ये सेकंड पेशवा थे मराठा एम्पायर के। और पुणे में ही इनका जन्म हुआ था अगस्त 1700 में। और ये बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे, जो कि फर्स्ट पेशवा थे। फर्स्ट पेशवा बालाजी विश्वनाथ, सेकंड पेशवा बाजीराव बल्लाल। सो बाजीराव फर्स्ट जो थे, उनको माना जाता है इनकी भाई मिलिट्री टैक्टिक्स बहुत अच्छे थे, ठीक है, और इनके टाइम पे मराठा एम्पायर अपने पीक पे था। सो बाजीराव फर्स्ट ने पेशवा मतलब ये सेकंड बने भाई आपके मतलब इनके फादर की डेथ के बाद में। और ही वॉज अ ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज बनाते थे, फियरलेस थे भाई, बिल्कुल वॉरियर बहुत अच्छे थे ये। और इन्होंने मुगल्स को बहुत सारे बैटल्स में हराया, जैसे इंक्लूडिंग द बैटल ऑफ पालखेड़ एंड द बैटल ऑफ भोपाल। और इन्होंने निज़ाम को भी कब्जे में ले लिया था, हैदराबाद का जो एरिया है वहाँ के निज़ाम को भी इन्होंने मतलब धूल चटा दी थी। और इसके अलावा मैसूर में भी इन्होंने बहुत अपना जो है प्रभाव दिखाया। बाजीराव फर्स्ट वाज आल्सो ए ग्रेट पैटर्न ऑफ द आर्ट्स। आर्ट्स वगैरह को इन्होंने बहुत आगे प्रमोट किया, इन्होंने एनकरेज किया, जैसे लिटरेचर को, म्यूजिक को, डांस को, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट वगैरह को पेट्रोनाइज किया, यानी कि उनको अपना संरक्षण दिया वहाँ पे, मतलब बहुत उनको मदद करी। जैसे स्कॉलर्स थे बड़े बड़े, जैसे एक फेमस पोइट हैं संत तुकाराम, इसको भी इन्होंने रखा अपने में ही। बहुत सारे इन्होंने आर्किटेक्चर वगैरह में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। जैसे शनिवार वाड़ा है पुणे के अंदर, ठीक है, वो इन्होंने बनवाया था। फिर इनकी अचीवमेंट्स, सो पहली तो है विक्ट्री और इन द बैटल ऑफ पालखेड़। तो बाजीराव फर्स्ट जो है मराठा आर्मी अपनी लेके गए पालखेड़ के अंदर अगेंस्ट द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग आउट नंबर्ड, बाजीराव की जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी वो बहुत अच्छी थी, इनकी स्ट्रेटजी जो थी वो बहुत अच्छी थी। और कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा, सो बाजीराव फर्स्ट ने जो है मिलिट्री कैंपेन चलाया मुगल्स के अगेंस्ट, और मालवा रीजन कॉन्कर कर लिया। और दिस कॉन्क्वेस्ट से, ये जो कब्जा कर लिया, इससे क्या हुआ, मराठा एम्पायर को बहुत पावर मिली, उनकी टेरिटरी और एक्सपेंड। कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, तो बाजीराव फर्स्ट जो थे वो मराठा आर्मी को ले गए गुजरात की तरफ, और गुजरात को भी उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, जो है मुगल्स को हरा के। फिर है विक्ट्री इन द बैटल ऑफ भोपाल। 1737 में बाजीराव फर्स्ट जो है मराठा आर्मी को लेकर जाते हैं मुगल्स के अगेंस्ट। फिर यहाँ पे ये मतलब जीत जाते हैं। तो आप देख रहे हो मुगल्स के अगेंस्ट कितनी सारी विक्ट्रीज हैं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद, ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। अब बाजीराव फर्स्ट डाइड ऑन अप्रैल 28 1740। सो 1714 में, यानी कि एज ऑफ 39 जब ये थे, इनकी डेथ हो जाती है।
इनको माना जाता है बहुत ही तगड़े भाई, ये मिलिट्री लीडर थे, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे थे, मराठा एम्पायर में इनका बहुत बड़ा रोल है और इनको पढ़ा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। अब आते हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव कौन थे? जिनको नाना साहिब भी कहा जाता है। ये थर्ड पेशवा थे, ठीक है, ये थर्ड पेशवा थे। 2 मैंने पेशवास आपको पीछे पढ़ा दिए हैं, ये थर्ड पेशवा थे मराठा एम्पायर के। और 1720 में इनका बॉर्न है, 8 दिसंबर, पुणे में ही है, महाराष्ट्र के ही थे भाई ये सारे पेशवास। तो जो बाजीराव हैं, वो एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज बनाते थे, ठीक है। बालाजी बाजीराव सक्सीडेड हिज फादर, मतलब अपने पिता के मरने के बाद ये एज ऑफ 20 में ही जो है पेशवा बन गए थे। बहुत ही कैपेबल थे, बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म करे, ठीक है। उन्होंने मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज करा और एक इन्होंने अपना सेंट्रल ट्रेजरी बनाई, इन्होंने खजाना टाइप से जिसे कहते हैं, जो पैसा होता है जिसको ये यूज कर सकें। और एक रेवेन्यू कलेक्शन का यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आए और बहुत अच्छे मिलिट्री लीडर थे। और इसके अलावा मराठा आर्मी को ये गुजरात की तरफ ले गए और वहाँ पे मराठा रूल चलता रहा। तो इन्होंने भी भाई हैदराबाद में निज़ाम को हराया, ठीक है। बालाजी बाजीराव जो थे वो बहुत अच्छे, आप कह सकते हो कि मतलब ये मतलब डिफेंस भी इनका बहुत अच्छा था अगेंस्ट द अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी 1761 में, अच्छे से इन्होंने अपना डिफेंस किया। ऑल्दो मराठास को बहुत ही दिक्कत हुई और हारे वो बैटल में। बालाजी बाजीराव की जो लीडरशिप है वो मानी जाती है कि मतलब आप ये मान के चलो कि बालाजी बाजीराव लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी प्रिवेंटेड द कंप्लीट कोलैप्स नहीं हुआ भाई, ठीक है, पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं हुआ। तो बालाजी बाजीराव की डेथ जून 23 1761 में होती है, 40 साल के जब वो थे। उनको माना जाता है बहुत केपेबल और सक्सेसफुल पेशवा थे ये मराठा एम्पायर के, जिनके कंट्रीब्यूशंस को याद किया जाता है। अब इनके अचीवमेंट बता दूं मैं आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देख लो भाई। सबसे पहले इन्होंने सेंट्रल ट्रेजरी बनाई और रीऑर्गेनाइज करा एडमिनिस्ट्रेशन को, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया रेवेन्यू कलेक्शन का। और मिलिट्री कैंपेन्स की बात की जाए तो ये मैंने आपको पीछे पढ़ा ही दिया है भाई, इसी से रिलेटेड ही इसमें लिखा हुआ है। फिर बालाजी बाजीराव की सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ये थी कि जो अफगान इन्वेडर आया था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये क्या हुआ कि मतलब हार तो गए लेकिन पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं हुआ, ठीक है। इसको इन्होंने अच्छे से डिफेंस कर लिया। इन्होंने कल्चर और एजुकेशन को प्रमोट किया बहुत ज़्यादा, लिटरेचर हो, म्यूजिक हो, डांस हो, मराठा एम्पायर में इन्होंने बहुत प्रमोट किया इस चीज़ को, ठीक है। और एजुकेशन को भी बहुत प्रमोट किया, स्कूल एंड कॉलेजेस बनवाए। फिर है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फोर्ट ऑन 14 जनवरी 1761। तीसरी बैटल जो हुई थी वो मराठास के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, जिसमें मराठास हार गए। और इससे क्या हुआ, ये बहुत डिजास्टरस हार थी मराठास के लिए। द फ्लावर ऑफ देयर रेस पेरिश्ड इन दैट बैटल एंड देयर एनिमीज रेज देयर हेड्स इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि बहुत बुरी तरह मराठास हारे। और द मराठास जो मराठा जो थे मैनेज टू ओवरकम द क्राइसिस कॉज्ड बाय द डिफीट, बहुत जल्दी उन्होंने रिकवर करने की कोशिश करी। सो आफ्टर अ डिकेड उन्होंने रिकवर किया और दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लिया। हाउएवर जिस टाइम पे इनका कंट्रोल इन्होंने लिया, अब मुगल नहीं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, जिनसे अब इनको लड़ना था, ओके। अब मैं आपको पंजाब के बारे में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो हमने अब पढ़ लिया है मराठास के बारे में भी। अब लास्ट टॉपिक है हमारा पंजाब का, उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर या कह सकते हो यूनिट खत्म हो जाएगी। तो गुरु नानक जी जो थे वो सिखिज्म के फाउंडर हैं, पहले गुरु हैं। इनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, ये एक बहुत स्पिरिचुअल और बहुत अच्छे लीडर, मतलब आप कह सकते हो कि स्पीकर थे, लीडर थे। सो इनकी जो डेथ थी वो 1539 में मानी जाती है। आगे जो कुछ और गुरु आते हैं, जैसे गुरु अंगद जी हैं, गुरु अमरदास हैं, गुरु रामदास हैं, गुरु अर्जन देव हैं, गुरु हरगोविंद हैं, गुरु हर राय हैं, गुरु हरकिशन हैं, गुरु तेग बहादुर हैं और गुरु गोविंद सिंह जी हैं। सो ये गुरु नानक जी हैं। आप सभी ने कभी ना कभी मतलब इनके बारे में सुना ही होगा हिस्ट्री में, जब भी हम पढ़ते हैं, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं या अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो गुरु अर्जन देव जी के टाइम पे सिखिज्म जो था वो रूरल एरियाज में बहुत फैला, ठीक है। बहुत सारे लोग सिख बने और सिख रिलीजन को फॉलो करने लगे। और उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि उन्होंने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया। सो गुरुदास देव वॉज अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ एम्परर जहांगीर। जहांगीर के टाइम पे इनको मतलब जो है अरेस्ट किया गया। सो गुरु हर राय, ठीक है, कंटिन्यू टू मेंटेन अ बॉडी ऑफ ट्रूप्स। तो ये जो थे गुरु,
ये लगातार ट्रूप्स को मतलब मेंटेन करते थे अपने साथ में, ठीक है, पर कोई ऐसा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं था मुगल्स के साथ में। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, औरंगजेब जो है ना, ये बहुत इंटरफेयर करता था सिख लोगों के साथ, और मतलब इसको पता नहीं क्या नफरत थी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुरु तेग बहादुर जी जो थे, जब उनको एग्जीक्यूट किया गया 1675 में, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी उस टाइम पे आए थे गद्दी पे, बहुत ही जब क्रिटिकल टाइम था। मुगल गवर्नमेंट बहुत ही दुश्मनी के साथ देखती थी सिख लोगों को, और हमेशा उनको हराना चाहती थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, ठीक है, इन्होंने एक नई एनर्जी भरी लोगों के अंदर, सिख कम्युनिटी के अंदर, और मतलब बहुत इनका कंट्रीब्यूशन है भाई सिख मतलब रिलीजन में। ही कॉल्ड द खालसा सिंग्स, ठीक है, इन्होंने मतलब सिख लोगों को बोला कि आप खालसा सिंह हो, आप लायन हो, आप डर के मत रहो। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि आप जो सिख लोग हो, आप वॉरियर हो, मतलब आप कह सकते हो कि गॉड हो, ठीक है, वॉरियर्स ऑफ गॉड, ठीक है, और अंडर हिज स्पेशल प्रोटेक्शन फाइटिंग फॉर हिज कॉज। और वो कह रहे थे कि हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए खुद लड़ेंगे, हम तो वॉरियर हैं, ठीक है। एंड उनका ये जो पूरा ये धर्म युद्ध था, एक तरीके से वो कहते थे ये धर्म युद्ध है, ये जो मुगल्स हैं ये हम सिख लोगों को टारगेट करते हैं। उन्होंने लगातार अपने कम्युनिटी में सभी को मिलिट्री ट्रेनिंग दी, जो भी उनके फॉलोवर्स थे, और उन्होंने बहुत सारे किले बनाए, फोर्ट्स बनाए, और हेडक्वार्टर जो था वो आनंदपुर था, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ होती है 1708 में, और उस टाइम पे सिख रिलीजन जो है आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल कम्युनिटी बन चुकी थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल। अब है बंदा बहादुर सिंह जी एंड हिज कंपेनियंस अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन द मिशन, ठीक है। बंदा बहादुर जो ये बंदा बहादुर सिंह जी जो हैं, और जो उनके साथी थे, उनको उन्होंने जो मिशन चलाया था उनमें उसको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिली। एंड दे कैप्चर्ड अ वास्ट एरिया इन ईस्ट पंजाब, और उन्होंने ईस्ट पंजाब को कैप्चर करा, इंक्लूडिंग द टाउन्स ऑफ समाना, सरहिंद, सधौरा। एंड उन्होंने पहला इंडिपेंडेंट खालसा स्टेट बनाया जिसकी कैपिटल मुखलिसपुर थी, जिसको बाद में लोहगढ़ बना दिया गया। ओके, सो ये जो खालसा या पंजाबियों की या सिख लोगों की विक्ट्री जो थी, इससे क्या हो गया भाई, बहादुर शाह जफर जो था मुगल एम्परर, वो हिल गया, और उसने खुद सिखों के अगेंस्ट कदम उठाया कि मतलब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। सो आफ्टर द डेथ ऑफ बंदा बहादुर जी, देयर वाज अ डिवीजन अमंग द सिख्स। अब सिख लोगों के बीच में डिवीजन हो गया, दो पार्ट में ये डिवाइड हो गए, एक बंदेस और दूसरा तत खालसा, ठीक है। अब जो पहले वाले थे उनको क्या कहा जाता था, जो बंदा बहादुर जी को फॉलो करते थे, ठीक है, और बाद वाले जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स सिख्स थे। सो अब ये मतलब दो भागों में डिवाइड हो गया है, दो पार्ट्स में। अब यहाँ पे है कुछ एफर्ट्स थे यहाँ पे भाई मनी सिंह और माता सुंदरी जी के, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी की विडो थी, ठीक है। इससे क्या हुआ कि ये जो फर्क था, ये डिफरेंस आ गया था, ये कम हो गया। जकारिया खान वाज द मुगल गवर्नर ऑफ द पंजाब, ये 1726 से लेके 1745 तक मुगल गवर्नर थे। उन्होंने सिख लोगों को तंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी भाई, हर पॉसिबल वे में उन्होंने सिख लोगों को तंग किया। द सिख वैन एंड हिज 21 फॉलोवर्स, इस सिख लोगों को और उनके फॉलोवर्स को मार दिया गया मुगल्स द्वारा। एक सिविल वॉर चली पंजाब में, ठीक है, और अल्टीमेटली शाह नवाब खान पंजाब का गवर्नर बना। और उसके बाद में मीर मनु गवर्नर बनते हैं पंजाब के, उन्होंने भी यही पॉलिसी अपना रखी थी भाई, सिख लोगों को तंग करने की। अब मनु की डेथ हो गई 1753 में, फिर उसकी विडो जो है उसने पूरी पावर ले ली भाई, मुगलानी बेगम ने। और फिर पंजाब में पूरा बवाल मचा हुआ था, फिर उसको जेल में डाल दिया गया। एंड अदीना बेग जो थी, फिर उसको भाई यहाँ पे गवर्नर बंदा मतलब बना दिया गया पंजाब का। उन्होंने सिख लोगों के साथ एक अलायंस करा और मराठास को इनवाइट करा, बट ही वाज किल्ड इन 1758, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया में बहुत अटैक करे, और 1761 में उन्होंने मराठास को हरा दिया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। व्हेन ही वाज गोइंग बैक, ठीक है, जब वो वापस जाता है तो सिख लोगों ने उनको बहुत तंग किया। अहमद शाह अब्दाली वापस आता है 1762 में, और उन्होंने लड़ाई लड़ी सिख लोगों के साथ भाई, इसने अब्दाली ने, और उसने ये बोल दिया कि सिख लोगों को मार दिया जाए बहुत बुरी तरह, जो दिखे सिख उसको मार दो। उसको सेकंड गलूघर कहा जाता है सिख हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो। गलूघर का मतलब है जब बहुत सारे सिख मारे गए थे। जो हरि मंदिर है जो अमृतसर है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ,
द सिख रिगेन्ड देयर प्रेस्टीज बाय डिफीटिंग अहमद शाह अब्दाली इन द बैटल ऑफ अमृतसर। बैटल ऑफ अमृतसर में अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया भाई सिख लोगों ने, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली अटैक्ड पंजाब 1764 में। फिर ये सिखों को एक लेसन सिखाना चाहते थे, ये फिर आता है भाई। बट दे रैन अवे टू द हिल्स, पर जो सिख थे वो पहाड़ियों की तरफ चले गए, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने फिर इन्वेड किया पंजाब को 1766 में, बट अभी भी सिख्स जो थे उनको कोई भी हार नहीं हुआ। अब इस टाइम पे 12 मिसल्स जो थे वो बन चुके थे। मिसल्स क्या थे, आप कह सकते हो कि जहाँ पे सिखों के ही अंडर में जो कुछ एरियाज थे, ठीक है, आप वो मान के चलो, जैसे फैजलपुरिया, ऑन सिंहपुरिया मिसल, एहलूवालिया मिसल, भंगी मिसल, रामगढ़िया मिसल, कन्हैया मिसल, सुकरचार्य मिसल, फुल्कियन मिसल, डल्लेवालिया मिसल, निशावालिया मिसल, करोसिंगा मिसल, शहीद मिसल, निहंग मिसल, नकई मिसल, ये मिसल्स बन चुके थे। सो ये बहुत ही डिफिकल्ट था कि भाई एक कैलकुलेट कर पाना कि सिख जो मिसल्स थे इनकी ताकत कितनी है। माना जाता है कि लगभग 1 लाख तो इनकी ताकत थी। सो ज्यादातर अब जो मिसल्स थे अभी ये कब्जे में ले लिए महाराजा रंजीत सिंह ने, और सम ऑफ देम एक्सेप्टेड द प्रोटेक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कुछ मिसल्स ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ चले गए, कुछ महाराजा रंजीत सिंह के पास आ गए। सो महाराजा रंजीत सिंह जब लीडर बनते हैं तो उन्होंने पंजाब को एक स्ट्रॉन्गर स्टेट बनाया, महाराजा रंजीत सिंह ने। रंजीत सिंह जो है वो 1780 में इनका जन्म हुआ था, और जब वो 19 के थे सो उन्होंने जमान शाह को, जो कि अफगान रूलर था काबुल का, ठीक है, उसकी मदद करी थी पंजाब इन्वेट करने में। तो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड जमान शाह जो है उन्होंने रंजीत सिंह को गवर्नर बनाया लाहौर का 1799 में, और उसको राजा का टाइटल दिया, राजा रंजीत सिंह। सो 1802 में उन्होंने खुद को मास्टर बना लिया था अमृतसर का, बहुत नॉलेज आ गई थी इनके अंदर, और उन्होंने ज़्यादातर सिख मिसल्स को अपने अंडर में ले लिया था। महाराजा रंजीत सिंह ने एक ट्रीटी साइन करी, बहुत ज़्यादा दबाव में आके, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और ये ट्रीटी से क्या हुआ, द ट्रीटी फिक्स्ड रिवर सतलुज एज द बाउंड्री लाइन। एक जो सतलुज रिवर है वो बाउंड्री लाइन मान ली गई कि इसके इस पार इंग्लिश जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एरिया है, और इस साइड आपका एरिया है। सो ये माना जाता है इस ट्रीटी से महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो ज़्यादा जो स्टेट्स हैं उसको अपने कंट्रोल में नहीं ले पाए, ठीक है, जो सतलुज के उस पार थे। बट ही गॉट फ्री हैंड टू एक्सपेंड इन द रेस्ट ऑफ द पंजाब। बट बाकी जो पंजाब का एरिया था वो उन्होंने अपने कब्जे में लिया, और 1839 में इनकी डेथ हो जाती। सो उनकी डेथ के टाइम पर हिज किंगडम, जो कि पंजाब का किंगडम था, वो पंजाब से लेकर सतलुज, देरा घासी खान, देरा इस्माइल खान, बन्नू, कोहत, पेशावर, हज़ारा, कश्मीर, लद्दाख, जम्मू, कोहिस्तान और सतलुज की कुछ टेरिटरीज यहाँ तक फैल चुका था। सो आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह 1839 कोई स्टेबिलिटी नहीं आई पंजाब में। तो आफ्टर डिफीटिंग द सिख इन द फर्स्ट सिख वॉर एंड द सेकेंड सिख वॉर, जो अंग्रेज जब इन्होंने लड़ी इनके साथ सिख लोगों के साथ वॉर, सो पंजाब मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे 1849। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।